बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, यानी हमल के दौरान बुलंद फ़िशार खून। सबसे पहले हम हाइपरटेंशन की बात करेंगे कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का मतलब है कि जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 मिलीमीटर मरकरी और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। उसके बाद हमारे पास आता है दायमी हाइपरटेंशन। दायमी हाइपरटेंशन को क्रोनिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये वो वाली हाइपरटेंशन होती है जो कि प्रेगनेंसी से पहले की होती है, यानी हमल से पहले की हाइपरटेंशन दायमी हाइपरटेंशन कहलाती है। या फिर हमल के जो पहले 20 हफ्ते हैं, उन 20 हफ्तों में ब्लड प्रेशर जो है वो 140/90 mmHg से ज़्यादा हो जाए, तो इसको दायमी हाइपरटेंशन या फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि हमल की वजह से हाइपरटेंशन, यानी अगर जो हाइपरटेंशन है वो हमल के पहले 20 हफ्तों के बाद हो रही है, या ज़चगी के दौरान, या फिर डिलीवरी होने के बाद 48 घंटे के दौरान हो, तो इसको हमल की वजह से हाइपरटेंशन कहते हैं। और इसके दर्जात होते हैं जो कि मंदरजा झेल हैं, यानी इसमें क्या होगा, सूजन या प्रोटीन यूरिया के बग़ैर वाली हाइपरटेंशन होगी, कम नौयत का प्री एक्लेम्शिया, शदीद नौयत का प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया, ये इसके जो हैं दर्जात हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है हमल की वजह से होने वाली हाइपरटेंशन के दर्जात। अलिफ पे हमारे पास आएगा मामूली नौयत का, यानी माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। अच्छा, माइल्ड प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, यानी हमल के 20 हफ्तों के बाद जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 90 to 110 mmHg होगा, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 to 160 mmHg होगा। यानी जब हमने एक बार बीपी चेक किया, उसमें जो है पेशेंट का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 to 110 mmHg और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 to 160 mmHg था। और फिर 4 घंटे के वक्फे से 2 मरतबा चेक करने पर भी उसकी रीडिंग जो है डायस्टोलिक 90 to 110 mmHg और सिस्टोलिक जो है वो 140 to 160 mmHg के दरमियान में है। और जब प्रोटीन यूरिया चेक किया जाए, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन को चेक किया जाए, तो पेशाब में जो प्रोटीन है वो +2 तक हो, और जो 24 घंटे का टोटल यूरिन होगा उसमें जो प्रोटीन का इखराज होगा वो 0.3 ग्राम होगा, तो इसको हम बोलते हैं मामूली नौयत का, यानी माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। उसके बाद हमारे पास आता है बे में शदीद, यानी सीवियर नौयत का प्री एक्लेम्शिया। इसमें क्या होगा, अगर हमल के 20 हफ्तों के बाद जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 110 mmHg और जो हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 mmHg या फिर उससे भी ज़्यादा हो, और प्रोटीन यूरिया यानी यूरिन में प्रोटीन जो है वो +3 या उससे ज़्यादा हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शदीद प्री एक्लेम्शिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया में क्या होता है हमारे पास, यानी हमल के जो 20 हफ्ते हैं, 20 हफ्तों के बाद लेबर के दौरान या फिर पोस्ट पार्टम दौरानिए के पहले जो 48 घंटे हैं, पहले 48 घंटों के दौरान प्री एक्लेम्शिया जो है उसकी हालत से मुतासरा औरत को अगर झटके और दौरे पड़ें, यानी अगर झटके और दौरे पड़ेंगे, जो हमारी प्री एक्लेम्शिया की कंडीशन जब पेशेंट को होगी, उससे मुतासरा जो औरत होगी उसको अगर झटके और दौरे पड़ें, तो ऐसी हालत को एक्लेम्शिया कहते हैं। यानी प्री एक्लेम्शिया प्लस सीज़र, यानी प्री एक्लेम्शिया के साथ दौरे और झटके पड़ने को एक्लेम्शिया कहा जाता है। इसकी इलामात हमारे पास क्या होंगी, ब्लड प्रेशर में तेज़ी से इजाफा होगा, पेशाब का इखराज कम हो जाएगा, प्रोटीन यूरिया बढ़ जाएगा, सर का दर्द होगा, पेट में दर्द यानी मैदे के हिस्से में दर्द होगा, मतली और के होगी। अच्छा, हम एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। प्री एक्लेम्शिया क्या होता है हमारे पास, ये प्रेगनेंसी की एक कॉम्प्लिकेशन है, यानी ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के अंदर होती है। और ये प्री एक्लेम्शिया जो है किसको इफ़ेक्ट करता है, यानी ये प्रेग्नेंट वुमेन को अफेक्ट करेगा, यानी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी 20 हफ्तों के हमल के बाद, या फिर 6 हफ्ते आफ्टर डिलीवरी जो होंगे हमारे पास, 6 वीक आफ्टर डिलीवरी जो होगा, यानी डिलीवरी के 6 हफ्तों के बाद ये इफ़ेक्ट कर सकता है, ये कंडीशन हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। और जिसके अंदर क्या होगा, हाइपरटेंशन हो सकती है, प्रोटीन यूरिया होगा, यानी यूरिन के अंदर प्रोटीन आएगा, और ये हमारे गुर्दों को भी डैमेज कर सकता है, और हम इससे हमारे दूसरे ऑर्गन जो हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं। इसकी इलामात हमारे पास माइल्ड भी हो सकती हैं और लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी हो सकती हैं। अच्छा, अगर प्री एक्लेम्शिया के साथ झटके और दौरे पड़ना शुरू हो जाएं,
तो ऐसी कंडीशन को एक्लेम्शिया कहते हैं, यानी ऐसी वुमेन जो कि प्री एक्लेम्शिया के साथ है और उसके अंदर यानी सीजर डेवलप हो जाएं, यानी इफ़ अ वुमेन हैव प्री एक्लेम्शिया, यानी किसी औरत को प्री एक्लेम्शिया है विद डेवलपिंग सीजर, प्री एक्लेम्शिया के साथ फिर उसे सीजर यानी दौरे या झटके पड़ना शुरू हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन को एक्लेम्शिया कहते हैं। प्री एक्लेम्शिया प्लस सीजर इज़ इक्वल टू एक्लेम्शिया। और इसके रिस्क फैक्टर में क्या आएगा कि फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर किसी को हो या फिर मल्टीपल गेस्टेशन यानी ट्विंस प्रेगनेंसी हो, मदर जो है उसकी एज 35 साल से ज़्यादा हो और वो हाइपरटेंशन की पेशेंट हो, डायबिटीज़ मेलाइटिस की पेशेंट हो, ओबेसिटी हो उसे, या कोई फैमिली हिस्ट्री हो, तो ये रिस्क फैक्टर हैं कि इन कंडीशन में जो फीमेल है उसे प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया हो सकता है। अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो एग्जैक्ट कॉज जो है अनक्लियर है, अननोन है, लेकिन पैथोफिजियोलॉजी के मुताबिक जो प्री एक्लेम्शिया है वो किस वजह से होता है, वो एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह से होता है। जैसा कि हमने बात की कि प्री एक्लेम्शिया के साथ जब दौरे और झटके पड़ते हैं, ऐसी कंडीशन को हम एक्लेम्शिया कहते हैं। तो हम अभी जो है एक्लेम्शिया के झटके और जो दौरे पड़ने के मराहिल हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्री मॉनिटरी मरहला, यानी ख़बरदार करने वाला मरहला। ये जो मरहला होगा वो 10 से 20 सेकंड का होता है, जिसके दौरान जो है पेशेंट है उसकी आंखें घूम जाएंगी या फिर एक जगह ठहर जाएंगी, चेहरे और हाथों के जो उज़लात हैं उनमें अचानक जंबिश हो सकती है। उसके बाद हमारे पास टॉनिक मरहला यानी पट्ठों का तनाव। टॉनिक मरहले में क्या होता है, ये मरहला 30 सेकंड का होता है, जिसके दौरान उज़लात में शदीद तनाव आ जाता है, मुठ्ठियाँ मिच जाती हैं और बाजू और टांगें सख्त हो जाते हैं, दांत भी बिंच जाते हैं, औरत का जो सांस है वो बंद हो जाता है, जिल्द की रंगत नीली हो जाती है। अच्छा, पेशेंट है उसकी आंखें जो हैं वो बाहर की तरफ उबल आती हैं। ये हमारे पास टॉनिक मरहले के अंदर होता है जो कि 30 सेकंड का होता है। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोनिक मरहला। क्लोनिक मरहला यानी तशंजी दौरा। ये मरहला जो है वो 1 से 2 मिनट का होता है, जिसके दौरान उज़लात तेज़ी से सिकुड़ते और फैलते हैं। थूक यानी जो सलाइवा है उसकी मिकदार भी बढ़ जाती है, जिससे मुंह में झाग बनती है और सांस की नाली में जाने का खदशा होता है, और खरखराहट के साथ गहरे सांस आते हैं, चेहरा सुर्ख और सूजा हुआ नज़र आता है। फिर हमारे पास आता है कोमा का मरहला यानी बेहोशी। इसका जो दौरानिया होगा वो चंद मिनटों से कई घंटे का हो सकता है, यानी औरत जो है वो गहरी नींद में चली जाती है और खरखराहट के साथ सांस लेती है, जिल्द की जो रंगत है वो नीली से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन चेहरा जो है वो सूजा हुआ और सुर्ख ही रहता है। मज़ीद झटके दौरे पड़ सकते हैं। 1 या 2 दौरों के बाद औरत की मौत भी वाक़या हो सकती है इस मरहले में। अच्छा, माँ और बच्चे पर एक्लेम्शिया के असरात क्या होंगे, तो सबसे पहले हम माँ पर असरात हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि माँ पर क्या असरात होंगे। तो निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मसाइल हो सकते हैं, दिल की तकलीफ़ यानी दिल फेल हो जाता है, दिमाग पर इसके असरात हो सकते हैं, गुर्दों में पेचीदगी हो सकती हैं एक्लेम्शिया की वजह से, यानी गुर्दे फेल हो जाते हैं, जिगर की बीमारियां हो सकती हैं जिसे लिवर नेक्रोसिस बोलते हैं। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास हेल्प सिंड्रोम हो सकता है। हेल्प सिंड्रोम क्या होता है हमारे पास, अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो H4 होता है हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस का मतलब होता है जो हमारे खून के लाल सेल होते हैं, लाल खुली होते हैं, वो टूटना शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोलाइसिस। उसके अलावा E4 एलिवेटेड, L4 लिवर एंजाइम, यानी जो हमारे लिवर एंजाइम हैं वो बढ़ जाते हैं, एलिवेट हो जाते हैं। L4 लो, P4 प्लेटिलेट, यानी जो हमारे प्लेटिलेट हैं वो लो हो जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम। हमें हेल्प सिंड्रोम हो सकती है। और उसके अलावा है खून जमने के नकाइस हो सकते हैं, नज़र के मसाइल हो सकते हैं, झटकों दौरों के दौरान चोट लग सकती है। एक्लेम्शिया में माँ की मौत की जो बुनियादी वजह होती है वो इंट्रासेरिब्रल हेमरेज होता है, यानी जो दिमाग में खून की कसीर मिकदार का ज़िया होना।
उसके अलावा पल्मोनरी पेचीदगियाँ हो सकती हैं, गुर्दे फेल हो सकते हैं, जिगर फेल हो सकता है, यानी एक से ज़्यादा जो औज़ा हैं उनका फेल हो जाना जो माँ की मौत की बुनियादी वजह बन सकता है। तो ये तमाम जो हमारे पास असरात थे वो एक्लेम्शिया की वजह से माँ पर जो असरात थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अच्छा, बच्चे पे क्या असरात हो सकते हैं इसके? हाइपोक्सिया यानी कम ऑक्सीजन मिलना, IUGR यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है। शदीद नौयत में बच्चा जो है वो मुर्दा पैदा हो सकता है। अगर हाइपोक्सिया जो है वो तवील हो जाए तो जिसकी वजह से क्या होगा, दिमाग को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, जिसकी वजह से बच्चा दिमागी या जिस्मानी माजूरी बच्चे को हो सकती है। अच्छा, शदीद प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की देखभाल के इक़दामात क्या क्या हैं हमारे पास? पॉइंट नंबर 1 पे इत्मीनान कर लें कि औरत के सांस लेने का रास्ता जो है वो साफ़ है, यानी औरत जो है वो आसानी से सांस ले सकती है। अच्छा, उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में है यानी शदीद प्री एक्लेम्शिया में झटकों दौरों को होने से रोकना, यानी अगर वो शदीद प्री एक्लेम्शिया में है तो उसे झटके और दौरे होने से रोकना, और अगर वो एक्लेम्शिया में है तो दौरे और झटके तो हो रहे होंगे तो उन दौरे और झटके हो रहे हैं उनको कंट्रोल करना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, औरत को अमूमी देखभाल मुहैया करना, यानी औरत की कड़ी निगरानी करना, औरत के जिस्म में मायात को तवाज़न यानी बराबर बरकरार रखना, बच्चे की डिलीवरी करवाना, और मज़ीद झटकों को रोकने के लिए औरत की कड़ी निगरानी करना और पेचीदगियों की बरवक्त तशख़ीस करना। ये हमारे पास शदीद प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया की देखभाल के इक़दामात हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सांस के रास्ते को साफ़ और खुला रखना है, यानी ऐसा हम 4 मरहलों में कर सकते हैं। औरत को बाएं करवट पर लिटाएं ताकि जितनी भी सिक्रीशंस हैं, रतूबतें हैं, अगर खून या उल्टी सांस की नाली में जाने का ख़तरा है तो उसको हम बाएं करवट पर लिटाएंगे, जिसकी वजह से खून या उल्टी सांस की नाली में नहीं जा सकेगी। अगर दस्तयाब हो तो ऑक्सीजन दें, हर झटके दौरे के बाद 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन दें। अगर जिल्द जो है वो नीली है यानी साइनोसिस है तो लंबे वक्त के लिए ऑक्सीजन दें। झटके दौरों के बाद मुंह और हलक में से अगर ज़रूरत हो तो रतूबतें यानी सिक्रीशन निकाल लें, यानी सक्शन करें। औरत के साथ रहें और इत्मीनान करती रहें कि इसके जो सांस रहने का रास्ता है, सांस का जो रास्ता है वो खुला है। झटके और दौरे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यानी झटकों और दौरों को कंट्रोल करने के लिए एंटी कन्वल्सेंट अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। एक्लेम्शिया को रोकने और इलाज करने के लिए मौजूद तरीन दवा जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट है। लेकिन अगर ये दस्तयाब ना हो तो डायज़ेपाम भी दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ जो है डायज़ेपाम के साथ जो है नौमौलूद बच्चे में सुस्ती पाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायज़ेपाम की एक ही खुराक से ऐसा हो। डायज़ेपाम की सिर्फ एक खुराक से बच्चे पर असर होने के जो इम्कानात हैं वो कम होते हैं, लेकिन अगर इस दवा का इस्तेमाल जारी रखा जाए तो बच्चे के सुस्त होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो मौजूद तरीन दवा है झटके और दौरों को कंट्रोल करने के लिए।